हेलो दोस्तों, मैं अमित कुमार आपके अपने YouTube चैनल ओजस एकेडमी में आपका स्वागत करता हूं। फ्रेंड्स, कल की क्लास में हमने पढ़ा था आंग्ल मराठा युद्ध और जाना था कि किन चार युद्धों के माध्यम से पूरी तरीके से मराठा साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता है और एक छोटे से क्षेत्र सतारा में शिवाजी के वंशज को गद्दी पर बैठाया जाता है। और आज की क्लास में हम पढ़ेंगे आंग्ल सिख युद्ध और इस आंग्ल सिख युद्ध में हम देखेंगे कि कैसे दो युद्धों के माध्यम से पूरी तरीके से सिख राज्य को डलहौजी द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिला दिया जाता है और ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया जाता है। धीरे धीरे ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा पूरे भारत पर प्रत्यक्ष अप्रत्यक्ष रूप से किस तरीके से अपने साम्राज्य का विस्तार किया जाता है, इसके बारे में हम अगली क्लास में जानेंगे। तो इसके पहले हम आते हैं आंग्ल सिख युद्ध में। तो फ्रेंड्स, सबसे पहले हम गुरु नानक ने सिख धर्म की शुरुआत की। किसने की? गुरु नानक द्वारा कितनी शताब्दी? 15वीं शताब्दी में। सिख धर्म की शुरुआत की, सिख संप्रदाय की शुरुआत की। सिख संप्रदाय की शुरुआत की। और ऐसे गुरु नानक परंपरा में यानी गुरु परंपरा में ऐसे 10 गुरु आते हैं, जिनमें गुरु नानक, गुरु अंगद, गुरु अमरदास, गुरु रामदास, गुरु अर्जुन देव, गुरु हरगोबिंद सिंह, गुरु हरकिशन, गुरु हरराय, गुरु तेग बहादुर और गुरु गोविंद सिंह। ऐसे 10 गुरु आते हैं। इन 10 गुरुओं के बाद लास्ट में गुरु गोविंद सिंह द्वारा गुरु परंपरा को समाप्त कर दिया जाता है और उसके बाद बंदा सिंह, जो बंदा बहादुर के नाम से विख्यात है, वो आते हैं। तो आइए इनको हम मेन जो पॉइंट है, जैसे राजनीतिक सत्ता प्राप्त हुई, किसने लड़ाकू कौम में बदला, किसने, जहांगीर ने किसको मृत्यु दंड दिया फांसी देकर, औरंगजेब ने किसको फांसी दे दिया, किस गुरु को, इन सब को जानते हुए हम आगे बढ़ते हैं और आंग्ल सिख युद्ध को जानते हैं। तो सिख संप्रदाय की शुरुआत की। आगे सिख के 5वें गुरु रहते हैं गुरु अर्जुन देव। पांचवें गुरु रहते हैं। इनकी हत्या कर दी जाती है, इनको फांसी दे दी जाती है। किसके द्वारा? जहांगीर के द्वारा। जब जहांगीर के द्वारा गुरु अर्जुन देव को फांसी दे दी जाती है, इसके बाद गुरु बनते हैं, 6वें नंबर के गुरु बनते हैं गुरु हरगोबिंद सिंह। ठीक है दोस्तों, गुरु हरगोबिंद सिंह बनते हैं। तो गुरु हरगोबिंद सिंह जब बनते हैं तो इन्होंने एक काम बहुत बढ़िया क्या किया, इन्होंने ये काम किया, सिखों को लड़ाकू कौम में बदला। सिखों को लड़ाकू कौम में बदला या लड़ाकू समुदाय में बदला। ठीक है। अब इसके बाद मुगलों से निरंतर संघर्ष जारी रहता है और अंततः जब 9वें गुरु गुरु तेग बहादुर को फांसी दे दी जाती है। किसके द्वारा? औरंगजेब के द्वारा। इसके बाद अंतिम गुरु बनते हैं गुरु गोविंद सिंह। ये अंतिम या 10वें गुरु, और यही अंतिम भी रहते हैं, यही अंतिम भी रहते हैं। ठीक। तो इन्होंने क्या किया, सिखों को राजनीतिक रूप में गठित किया और फौजी ताकत
राजनीतिक और फौजी ताकत के रूप में गठित किया और निरंतर जब तक ये रहे, किससे लड़ते रहे, औरंगजेब से लड़ते रहे। और औरंगजेब की मृत्यु के बाद 1707 में औरंगजेब की मृत्यु के बाद मुगल और सिख जो दुश्मनी थी वो धीरे धीरे कम होती है, बाद में जाकर फिर बढ़ती है। तो औरंगजेब के बाद ये कम हो जाती है। इन्होंने क्या किया, गुरु परंपरा को समाप्त करने की बात की थी अपने ही टाइम। गुरु परंपरा को समाप्त करने की बात की थी। इसीलिए जब गुरु गोविंद सिंह की मृत्यु होती है तो सेनापति के रूप में बंदा सिंह, जो बंदा बहादुर के नाम से विख्यात है, बंदा बहादुर के नाम से विख्यात है, जिसे हम बंदा बहादुर कहते हैं। जब बंदा बहादुर उस गद्दी पर बैठता है तो फिर मुगलों से संघर्ष करता है। और इसके बाद दोस्तों क्या होता है, मुगलों पर आक्रमण किया जाता है। किसके द्वारा? मुगलों पर आक्रमण किसके द्वारा किया जाता है? नादिर शाह और अहमद शाह अब्दाली द्वारा। जब नादिर शाह द्वारा 1739 में मुगलों पर आक्रमण किया जाता है तो मुगल पूरी तरीके से टूट जाते हैं, उनका खोखलापन उजागर हो जाता है। क्यों? क्योंकि 1707 के बाद यानी औरंगजेब की मृत्यु के बाद से धीरे धीरे मुगल साम्राज्य पतन की स्थिति में था, लेकिन अभी तक ये उजागर नहीं हुआ था। लेकिन 1739 में नादिर शाह के आक्रमण ने यह खोखलापन उजागर कर दिया। और अहमद शाह अब्दाली द्वारा पानीपत के तृतीय युद्ध में 1761 में जब मराठों को हरा दिया जाता है तो भारत में ऐसी कोई केंद्रीय शक्ति नहीं बची रहती जो चीजों को बढ़ा सके या साम्राज्य को जीत सके। क्यों? क्योंकि जो मराठा साम्राज्य था या मराठा पेशवा थे वो उत्तर भारत में भी हस्तक्षेप कर रहे थे। इस वजह से जो पंजाब राज्य था वो विकास नहीं कर पा रहा था भारत में। तो जैसे ये भारत में है तो इधर जो बसे हुए हैं पंजाब के लोग यानी सिख, तो इधर विस्तार नहीं कर पा रहे थे। क्यों? क्योंकि मराठे यहां से पूरे क्षेत्र में जाके हस्तक्षेप कर रहे हैं, अपना साम्राज्य का विस्तार कर रहे हैं, यहां तक कि इस गद्दी पर भी हस्तक्षेप किया था। और पंजाब में जो अहमद शाह अब्दाली का प्रतिनिधि था उसको भी हटा दिया था। लेकिन जब मराठे पूरी तरीके से टूटे तब पंजाब राज्य को बढ़ने का मौका मिला। इस संदर्भ में रणजीत सिंह, जो इसके पहले एक चीज हमें जानना और जरूरी है, तो अब इस समय सिख साम्राज्य जो था वो छोटे छोटे सूबों में बट गया था, यानी 12 मिसल टोटल थे। उन 12 मिसल द्वारा शुरू में गणतंत्र व्यवस्था थी, जो आपस में कोई भी काम करते थे तो सारे 12 मिसलों को बैठाकर जो निर्णय लिया जाता था वो लिया जाता था, क्या करना है क्या नहीं करना है, किस हिसाब से करना है, वो 12 मिसल करते थे। लेकिन धीरे धीरे इन 12 मिसलों में जो सरदार मजबूत होते थे वो एक दूसरे को ही जीतना शुरू कर दिया और इसमें एक अराजकता की स्थिति फैली। और इसका फायदा उठाते हुए शुकर चकिया मिसल में जन्मे रणजीत सिंह ने उठाया और 12 मिसलों को एक करके स्वयं गद्दी पर बैठ गए और वो सबको अपने अधीन लाया। तो इसके बाद क्या हुआ, रणजीत सिंह के संदर्भ में अगर हम जाने तो आपने इसको देख लिया होगा। अब हम चलते हैं जो सबसे इंपॉर्टेंट है, रणजीत सिंह, क्योंकि इन्हीं के काल में पंजाब यानी सिखों का राज्य जो है बहुत अधिक विकसित होता है और ऐसा कहा जाने लगता है कि अंग्रेजों के बाद अब किसी की शक्ति मजबूती से रह गई है तो वो रणजीत सिंह की। तो रणजीत सिंह और पंजाब राज्य देखते हैं। रणजीत सिंह, तो रणजीत सिंह शुकर चकिया मिसल से संबंधित थे। शुकर चकिया मिसल में जन्मे थे और धीरे धीरे इन्होंने पूरे पंजाब राज्य पर अधिकार कर लिया। अधिकार कर लिया। उसके बाद इन्होंने साथ ही साथ पंजाब के साथ ही साथ इन्होंने जम्मू कश्मीर को भी अपने आधिपत्य में स्थापित कर लिया, जम्मू कश्मीर को भी।
पंजाब को भी पूरा और जम्मू कश्मीर को भी रणजीत सिंह द्वारा अपने कब्जे में ले लिया जाता है। उसके बाद क्या होता है दोस्तों, रणजीत सिंह के बारे में ऐसा कहा जाता है कि एशिया में इस दौरान रणजीत सिंह के जो सैनिक क्षमता थी वो दूसरी सबसे बड़ी सेना थी, और पहली कौन सी थी, आंग्लों की यानी अंग्रेजों की थी। तो अंग्रेजों की पहले सबसे मजबूत सेना थी और दूसरे नंबर पे कहा जाए तो रणजीत सिंह की सबसे बड़ी सेना थी। तो रणजीत सिंह की सबसे बड़ी सेना थी और इसलिए यहाँ पे इनको रणजीत सिंह को शेरे पंजाब भी कहा जाता है, शेर ए पंजाब भी कहा जाता है। याद रखिएगा कि शेरे पंजाब किसे कहा जाता है, तो रणजीत सिंह को ही शेरे पंजाब कहा जाता है। अब 1799 में रणजीत सिंह द्वारा लाहौर को अपनी राजधानी बनाई जाती है, लाहौर को राजधानी बनाई जाती है और यहीं लाहौर में ही तोप निर्माण का आधुनिक कारखाना खोलते हैं, तोप निर्माण का आधुनिक कारखाना। ठीक है दोस्तों, तोप निर्माण का आधुनिक कारखाना भी खोलते हैं। उसके बाद धीरे धीरे ये अपने साम्राज्य का विस्तार करते रहते हैं, लेकिन 1839 में इनकी मृत्यु हो जाती है। और इससे पहले हमें दो चीजें और जाननी है रणजीत सिंह के बारे में जो बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला, 1809 में अंग्रेजों द्वारा इनको सतलज पार करने से मना कर दिया जाता है। जैसे हम एक मैप के माध्यम से हल्का सा जानने की कोशिश करते हैं, मान लो ये सतलज नदी है, तो विस्तार करते करते क्यों विस्तार कर रहे थे, क्योंकि रणजीत सिंह के संदर्भ में इनकी शक्तियां बहुत बढ़ चुकी थी। भारत में मराठे भी एकदम खत्म हो चुके हैं, मुगल साम्राज्य का खोखलापन उजागर हो चुका है। 1761 के पानीपत के युद्ध में जो मराठा साम्राज्य था वो हार चुका है। अब मराठा साम्राज्य उत्तर के संदर्भ में हस्तक्षेप नहीं कर रहे हैं, तो इनको यानी रणजीत सिंह को खुली छूट मिली। इन्होंने इधर जम्मू कश्मीर को जीत लिया, पूरे पंजाब क्षेत्र पर आधिपत्य कर लिया, उधर अफगानिस्तान के क्षेत्रों पर भी इन्होंने कब्जा किया। तो एक बहुत बड़ा साम्राज्य रणजीत सिंह के कार्यकाल के दौरान बन गया। अब ये रणजीत सिंह आगे बढ़ते हुए इस साइड आना चाहते थे, लेकिन अंग्रेजों ने इनको इस साइड आने से मना कर दिया। किस साइड आने से, सतलज के पूर्व में आने से मना कर दिया, इस साइड आने से मना कर दिया। और दक्षिण का जो क्षेत्र था, यानी पूर्व, हमेशा एक नदी के संदर्भ में अगर लिया जाए तो जिस संदर्भ में नदी बहती है उसका मुहाना जिस साइड रहता है वो उसका पूरब होता है। तो इस सतलज नदी का मान लो इधर बह रही है तो सतलज नदी का मुहाना इस साइड है, तो ये पूरब हो गया। तो यानी पूरब का जो क्षेत्र था, यहां भी उन्होंने जो सिख राज्य के क्षेत्र में थे उसको आधिपत्य स्थापित कर लिया। लेकिन इसके बाद भी रणजीत सिंह कुछ नहीं करते हैं, चुप्पी साध लेते हैं। क्यों साध लेते हैं, क्योंकि रणजीत सिंह को बहुत अच्छे से पता था कि हमसे शक्तिशाली अंग्रेजों की सेना है, यदि लड़ाई होती है तो हमारे राज्य को पूरी तरीके से नष्ट कर दिया जाएगा। और वो देख भी चुके थे कि 1800, आपको पता है 1816 से 1819 के बीच में मराठे को पूरी तरीके से निगल गए, और उधर जो है बंगाल को भी पूरी तरीके से बक्सर के युद्ध में 1764 और पानीपत के युद्ध 1757 में हरा चुके हैं। तो रणजीत सिंह को ये बहुत अच्छे से आभास था कि यदि हम अंग्रेजों से पंगा लेंगे तो वो हमें भी पूरी तरीके से नष्ट कर देंगे। इस वजह से रणजीत सिंह एक चुप्पी साध लेते हैं और कुछ नहीं बोलते हैं। इस प्रकार वो अपने साम्राज्य की रक्षा कर लेते हैं। लेकिन ये जो रक्षा करते हैं ये समस्या अपने उत्तराधिकारी के लिए छोड़ देते हैं, और इनके मरने के बाद यानी 1839 में जब इनकी मृत्यु हुई उसके 10 साल के अंदर अंदर ही पूरे साम्राज्य को ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। वो हम देखेंगे कैसे। तो 1809 में जब ये इधर बढ़ने लगे सतलज के पार, तो अंग्रेजों ने इनको मना किया और पंजाब की जो इनके क्षेत्र थे उसको अपने आधिपत्य में मिला लिया। इसके बाद भी इन्होंने कुछ नहीं बोला और एक संधि किया 1809 में ही। संधि कौन सी थी, अमृतसर की संधि। इसको ध्यान रखिएगा दोस्तों, बहुत इंपॉर्टेंट संधि है। कौन सी संधि, अमृतसर की संधि। अमृतसर की संधि की जाती है, किसके किसके द्वारा बीच की जाती है, एक तरफ रणजीत सिंह रहते हैं, एक तरफ चार्ल्स मेटकॉफ। इन दोनों के बीच संधि की जाती है और ऐसा कहा जाता है कि अब ये जो सतलज था यही सिख और अंग्रेज की सीमा बन जाती है।
और इसमें ये कहा गया कि सिख अब सतलज के पार हमला नहीं करेंगे, क्षेत्रों को जीतने की कोशिश नहीं करेंगे, और ब्रिटिश भी, अंग्रेज भी सतलज के उस पार नहीं जाएंगे। यानी सीमा निर्धारित हो गई सिखों की और अंग्रेजों की। यही सीमा जब बाद में पंजाब यानी सिखों द्वारा तोड़ी जाती है तो प्रथम आंग्ल मैसूर युद्ध, प्रथम आंग्ल सिख युद्ध होता है। तो आइए हम आगे देखते हैं। अभी तक हमने समझ लिया कि किस प्रकार से रणजीत सिंह के कार्यकाल में सिख बहुत तेजी से आगे बढ़े और उनको शेरे पंजाब भी कहा जाने लगा, और उनकी सेना, उनकी सैनिक शक्ति एशिया की दूसरी सबसे बड़ी सेना थी तत्कालीन समय में। अब आगे हम चलते हैं जब इनकी मृत्यु हो जाती है। 1839 में रणजीत सिंह की मृत्यु होती है। इसके बाद 1839 में ही गद्दी पर बैठते हैं खड़ग सिंह, और इनकी भी मृत्यु 1839 में ही हो जाती है। गद्दी पर भी बैठते हैं और इनकी मृत्यु भी 1839 में ही भी हो जाती है। ठीक है दोस्तों, इसके बाद 1839 में फिर मृत्यु हो गई, तो 1839 में ही निहाल सिंह को गद्दी पर बैठाया जाता है। और इनको भी मार दिया जाता है या मर जाते हैं, पता ही नहीं चल पाता है। और ऐसा कहा जाता है कि वहां अराजकता फैली हुई थी और उसी में निहाल सिंह को आपसी गुटबंदी की वजह से मार दिया जाता है। जब निहाल सिंह को भी 1839 में ही मार दिया गया, तो अब आप सोचिए कि किसी शासक का या किसी क्षेत्र में तीन राजा बने और एक ही साल में मारे गए, तो वहां उस राज्य की स्थिति क्या होगी? उस राज्य की स्थिति अराजकता की स्थिति हो गई थी। और इस अराजकता की स्थिति में एक शासक बनते हैं शेर सिंह शासक बनते हैं, और 1843 में इनको भी मार दिया जाता है। ठीक है दोस्तों, अब हम आगे चलते हैं। 1843 में इनको भी मार दिया जाता है। तो उसके बाद गद्दी पर बैठते हैं दलीप सिंह गद्दी पर बैठते हैं। जब दलीप सिंह गद्दी पर बैठते हैं तो ये अल्पवयस्क रहते हैं, तो इनकी संरक्षिका बनती है रानी जिंद कौर, और वजीर बनाया जाता है, एक डोगरा करके थे, तो इनको वजीर बनाया जाता है। और इनको भी मरवा दिया जाता है, क्योंकि अराजकता फैली हुई है और इनको मार दिया जाता है, वजीर को भी मार दिया जाता है। उसके बाद दोस्तों क्या होता है कि धीरे धीरे चीजें आगे बढ़ती है और जाके बाद में आपसी गुटबंदी होने लगती है इन राज्य में, यानी सिख राज्य में बहुत बड़ी अराजकता फैली हुई होती है और एक दूसरे को मार रहे होते हैं। इस स्थिति में ये इनको भी, डोगरा को भी जो वजीर रहता है, सोचो साम्राज्य का जो मेन अधिकारी रहता है, उसको भी मार दिया जाता है, और रानी जिंद और दलीप सिंह से जबरदस्ती राजाज्ञा ले लिया जाता है सतलज पार युद्ध करने का, जो अंग्रेजों की सीमा थी। यही पृष्ठभूमि प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की पृष्ठभूमि बनती है। क्यों? क्योंकि जो अभी मैंने आपको बताया था कि सतलज की जो सीमा थी, यानी अगर इसको सतलज नदी मान लिया जाए तो इसके इस पार अंग्रेजों की सीमा थी और इस पार सिखों की सीमा थी। दलीप सिंह और रानी जिंद कौर जो उनकी संरक्षिका थी, इनसे जबरदस्ती राजाज्ञा यानी आज्ञा पत्र ले लिया गया, इसको कबूल करवा लिया गया कि आप हमें आज्ञा दीजिए कि हम सतलज पार आक्रमण करें और उन क्षेत्रों को भी जीतें। तो जबरदस्ती ही लिया गया था और ये सतलज पार आक्रमण करते हैं और प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की शुरुआत होती है। तो प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हेडिंग डालते हैं दोस्तों। प्रथम आंग्ल सिख युद्ध कब से कब तक चला ये दोस्तों?
1846 से 1848, 1846 से 1848 तक पहला युद्ध चलता है। ठीक है दोस्तों, अब यहां पे हम आगे बढ़ते हैं। अच्छा सॉरी, यहाँ 45 से 46, दूसरा 48 से 49, पहला 1845 से 46 ये युद्ध चलता है। और इसका कारण क्या रहता है? सिखों द्वारा सतलज पार आक्रमण करना। और सिख बुरी तरीके से पराजित होते हैं और एक अपमानजनक संधि करनी पड़ती है, लाहौर की संधि। कब की जाती है? 1846 में ही। अब संधि में क्या था? तो जब प्रथम आंग्ल सिख युद्ध हुआ था उसमें अंग्रेजों द्वारा जम्मू कश्मीर, पंजाब आदि क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया गया था, तो उन सबको ले लिया गया। और लाहौर की संधि में ऐसा कहा गया कि सतलज के दक्षिण में, दक्षिण के क्षेत्र, दूसरा सतलज और ब्यास के दोआब के सभी क्षेत्र, दोआब के सभी क्षेत्र और किले प्लस किले अंग्रेजों के हो जाएंगे। अंग्रेजों ने इस पर कब्जा कर लिया, यानी सतलज के दक्षिण के सभी क्षेत्रों पर और सतलज और ब्यास के जो दोआब के क्षेत्र थे और किले थे उन सबको अंग्रेजों ने अपने अधीन कर लिया। और तीसरा सबसे बड़ी बात उन्होंने ये की कि इनके सैनिक शक्ति को यानी सैनिक शक्ति जो थी उसको कम करने की बात की, आप अपने सैनिक भी कम करोगे। ये तीनों चीजें थी। अब जब वहां अराजकता फैली हुई है तो कुछ सिखों ने इसका विरोध किया और दोबारा आक्रमण शुरू कर दिया, दोबारा युद्ध शुरू कर दिया। फिर अंग्रेजों द्वारा हार का सामना करना पड़ा, अंग्रेज जीत गए। फिर दोबारा जब युद्ध किए फिर मजबूरी में उनको भैरावल की संधि करनी पड़ती है, भैरावल की संधि करनी पड़ती है। भैरावल की संधि भी 1846 में ही होती है। तो भैरावल की संधि कितने में होती है? 1846 में होती है। इसमें फिर क्या किया, पूरे पंजाब राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से नियंत्रण स्थापित कर लिया। अगर कभी युद्ध होगा तो पंजाब राज्य के बीच से होकर गुजर कर जाएंगे, कोई रोकदाब नहीं है। एक रेजिडेंट भी रखा गया और जो संरक्षिका थी रानी जिंद कौर उनको हटाकर दूसरे को बैठा दिया गया। इसका मतलब अब अंग्रेज सिख संप्रदाय में यानी सिख साम्राज्य में जो भी चाहते थे वो करते थे। और धीरे धीरे इस स्थिति ने, यानी अब भैरावल की संधि में अगर एक लाइन में कहा जाए तो पंजाब राज्य पर अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया। अप्रत्यक्ष नियंत्रण स्थापित कर लिया और जो मेन संरक्षिका थी जिंद कौर उसको हटाकर अपना बैठा दिया, अपना किसी संरक्षिका को बैठा दिया। और उन्होंने क्या किया, धीरे धीरे सारी चीजें अंग्रेजों के हित में करने लगे। इससे फिर यानी भैरावल की संधि और लाहौर की जो संधि अपमानजनक संधि थी, इन्हीं दोनों संधियों ने द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध को जन्म दिया, क्योंकि जो सिख लोग थे इस संधि से खुश नहीं थे। लेकिन एक साल के बाद 1848 में दोबारा उन्होंने दो अंग्रेजों की हत्या कर दी। और डलहौजी के काल में आपको पता है 1848 से 1856 डलहौजी का कार्यकाल है। 1848 में जब डलहौजी आया तो पंजाब राज्य में बहुत ज्यादा हस्तक्षेप करने लगा, तो सिखों को यह पसंद नहीं आया। और लाहौर की संधि और भैरावल की संधि पहले ही अपमानजनक उनको थी, तो उन्होंने गुस्से में क्या किया, दो अंग्रेजों की हत्या कर दी। इसी से शुरुआत हो गई द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की। तो आइए हम द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध को देखते हैं। द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध
ये कब से कब तक हुआ दोस्तों? 1848 से 1849 के बीच। सिखों द्वारा, कारण क्या रहा? सिखों द्वारा 2 अंग्रेजों की हत्या। सिखों द्वारा 2 अंग्रेज की हत्या। जब 2 अंग्रेजों की हत्या कर दी जाती है तो द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध स्टार्ट हो जाता है और 1 सालों के अंदर ही डलहौजी के गवर्नर जनरल कार्यकाल में पूरी तरीके से पंजाब राज्य को गुजरात के युद्ध में, याद रखिएगा गुजरात का युद्ध हुआ था, (1849) में पूरी तरीके से सिख हार गए। सिखों को निर्णायक शिकस्त मिली। सिखों को निर्णायक शिकस्त मिली और पूरे साम्राज्य को डलहौजी द्वारा ब्रिटिश साम्राज्य में मिला लिया जाता है। इस तरीके से पंजाब राज्य को पूरी तरीके से ब्रिटिश साम्राज्य द्वारा निगल लिया जाता है और धीरे धीरे ऐसे करके वो पूरे भारत पर अपना आधिपत्य स्थापित करते हैं और उपनिवेश स्थापित करते हैं। तो दोस्तों ये इसको हम 2 मिनट में समराइज कर लेते हैं कि कैसे कैसे घटनाएं घटी और कैसे धीरे धीरे पंजाब राज्य को विलय किया गया। तो सबसे पहले हम आते हैं गुरु नानक पे। गुरु नानक 15वीं शताब्दी में सिख संप्रदाय की स्थापना करते हैं। उसके बाद गुरु हरगोबिंद सिंह आते हैं, लड़ाकू कौम में बदलते हैं। क्यों लड़ाकू कौम में बदलते हैं? क्योंकि उसके पहले 5वें गुरु अर्जुन देव रहते हैं, उनकी जहांगीर द्वारा फांसी देकर हत्या कर दी जाती है, फांसी देकर मरवा दिया जाता है। उसके बाद 10वें गुरु की बात करें तो गुरु गोविंद सिंह के पहले थे गुरु तेग बहादुर को औरंगजेब ने मरवा दिया था। इस कारण से गुरु गोविंद सिंह ने एक राजनीतिक और फौजी शक्ति के रूप में सिखों को बदला और आगे चलकर जब इनकी मृत्यु होती है, इसके पहले ये लगातार मुगलों से आक्रमण करते रहते हैं, मुगलों पर आक्रमण करते रहते हैं, युद्ध होता रहता है। इसके बाद इन्होंने एक चीज कही थी कि हमारे बाद ये गुरु की जो परंपरा है वो खत्म होगी, इसलिए बंदा बहादुर एक सेनापति के रूप में गद्दी पर बैठता है और वो भी मुगलों से निरंतर संघर्ष करता रहता है। बाद में जब उसकी मृत्यु हो जाती है तो धीरे धीरे चीजें बदलती हैं और उधर उत्तर भारत में अहमद शाह अब्दाली और जो आपका था उन्होंने आक्रमण किया, जिसमें पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को हरा दिया जाता है। नादिर शाह का जो आक्रमण था, याद नहीं आ रहा दोस्तों, नादिर शाह का जो आक्रमण था उसमें मुगल साम्राज्य का खोखलापन उजागर होता है और अहमद शाह अब्दाली जो है पानीपत के तृतीय युद्ध में मराठों को भी पूरी तरीके से हरा देता है। तो इस संदर्भ में पंजाब राज्य को रणजीत सिंह के संदर्भ में आगे बढ़ने का मौका मिलता है और वो क्षेत्र को जीतते हैं, जैसे लाहौर, जम्मू कश्मीर में बहुत सारे क्षेत्र, अफगानिस्तान के भी क्षेत्र को अपने कब्जे में लेते हैं और सतलज के पार बढ़ने की कोशिश करते हैं तो अंग्रेजों द्वारा उनको मना किया जाता है और कुछ क्षेत्रों को अपने कब्जे में ले लिया जाता है। इसके बावजूद भी रणजीत सिंह जानते थे कि यदि हम इनसे संघर्ष करते हैं तो हमारी सत्ता पर प्रहार होगा और पूरी तरीके से हमारे साम्राज्य को निस्तानाबूद कर दिया जाएगा। उसके बाद रणजीत सिंह चुप्पी साध लेते हैं, नहीं बोलते हैं। फिर रणजीत सिंह की मृत्यु 1839 में होती है। 1839 के बाद क्रम से 2-3 शासक आते हैं और 1 साल में ही मर जाते हैं, जैसे खड़क सिंह, निहाल सिंह, शेर सिंह, धीरे धीरे इनकी मृत्यु हो जाती है। उसके बाद दलीप सिंह के कार्यकाल में रानी जिंद कौर आती हैं जो संरक्षिका रहती हैं दलीप सिंह की। इन्हीं के कार्यकाल में जबरदस्ती इनको अराजकता फैली हुई रहती है, जबरदस्ती सिखों द्वारा इनसे राजाज्ञा ले लिया जाता है और सतलज पार युद्ध करते हैं। सतलज पार युद्ध जैसे ही करते हैं प्रथम आंग्ल सिख युद्ध की शुरुआत हो जाती है, जिसमें सिख बुरी तरीके से पराजित होते हैं और उन्हें 2 संधियां करनी पड़ती हैं, एक लाहौर की संधि, दूसरा भैरावल की संधि। लाहौर की संधि में सतलज के क्षेत्र को और सतलज और ब्यास के दोआब के जो क्षेत्र थे और किले थे उनको अंग्रेजों को देना पड़ा। तीसरी चीज सैनिक शक्ति को भी उनके कम करना था। ये जो लाहौर की संधि हुई ये कुछ सिखों द्वारा मान्यता नहीं दी गई और इसका विरोध किया गया और अंततः उन्होंने भी युद्ध छेड़ दिया और युद्ध में फिर वो दोबारा हारे अंग्रेजों से और भैरावल की संधि की। भैरावल की संधि के माध्यम से अंग्रेजों द्वारा पूरी तरीके से पंजाब राज्य पर अप्रत्यक्ष रूप से
उस पर आधिपत्य स्थापित कर लिया जाता है। इन दोनों संधियों से सिख साम्राज्य के जो लोग थे या सिख साम्राज्य के जो सैनिक थे असंतुष्ट थे। इसी का परिणाम 1748 में 2 अंग्रेजों की हत्या से होता है और द्वितीय आंग्ल सिख युद्ध की शुरुआत हो जाती है। इस समय लॉर्ड डलहौजी जो गवर्नर जनरल रहता है पूरी शक्ति के साथ पंजाब राज्य को कुचलता है और पूरे साम्राज्य को यानी पूरे पंजाब राज्य को अपने साम्राज्य में प्रत्यक्ष रूप से मिला लेता है। इस प्रकार से पंजाब राज्य को पूरी तरीके से खत्म कर दिया जाता है और ब्रिटिश साम्राज्य का विस्तार किया जाता है। दोस्तों, आज की क्लास हमारी आपको कैसे लगी कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। यदि हमारी ये क्लास आपको अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। धन्यवाद दोस्तों।